नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दोस्तों इस वीडियो में जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इटली का एकीकरण हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे। कहीं पर भी स्किप मत करना, वीडियो को मैं वापस बता रहा हूँ। और यदि स्किप किया तो समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि पहले मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका बताऊँगा, उसके बाद में कैसे बिस्मार्क आएगा, किस तरह से वो अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करेगा, पहले ऑस्ट्रिया को और बाद में फ्रांस को पराजित करेगा। ठीक है। और परसा के नेतृत्व में हुआ था इसका एकीकरण। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कुल के मिलाकर कहने की बात ये है। तो शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। जर्मनी का एकीकरण। और यदि पूछे कि विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, तो जर्मनी का एकीकरण है। वो किस लिए है, इस वीडियो को आपको सबसे लास्ट में पता लगेगा। ठीक है। लिप्सन महोदय का यह कथन है कि यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। ये आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस होती है 1815 में। पीछे वाले वीडियो में हम अध्ययन कर ही चुके हैं। इससे जर्मन परिसंघ बनता है। जर्मन राज्य शक्तिहीन संघ बना दिया और ऑस्ट्रिया को अधीन कर दिया था। इस परिसंघ की एक संघीय परिषद डाइट थी, जिसके जर्मन राज्य मनोनीत करते थे। और 1815 से 1850 तक जर्मनी के एकीकरण की प्रगति बहुत ही मंद रही। इस दौरान जर्मन में लेकिन राष्ट्रीयता का जो विकास था वो लगातार होता रहा था। जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने 1815 में बर्सनसेफ्ट नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जैसे कार्बोनेरी संस्था इटली के एकीकरण में बनती है, वैसे ही बर्सनसेफ्ट नामक एक गुप्त संस्था यहाँ बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य मेटरनिक व्यवस्था का विरोध करना था। बर्सनसेफ्ट संस्था ने 18 अक्टूबर 1817 को वाटवर्ग में मार्टिन लूथर के धर्म सुधार की 3री शताब्दी मनाने का तथा लिप्जिंग युद्ध की वर्षगांठ बनाने का निर्णय लिया और यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया था। कौन से स्थान पर? वाटवर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है। इस समय जर्मनी में हिगल, फिक्टे, हर्डर जैसे दार्शनिक, रांके, बोमर, हास्टर, डोल्बेन जैसे इतिहासकार मौजूद थे और कुछ कवि भी थे जिससे राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक संघ है जोलवीरन नाम से, ये आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट है। जोलवरिन, जिसको चुंगी संघ से जर्मनी के एकीकरण का आर्थिक आधार तय हुआ। इसका निर्माण का प्रारंभ 1819 में परसा ने किया। स्वासवर्द सौंदर शोषण नामक राज्य से संधि करके 1834 ईस्वी तक जर्मन के सभी प्रमुख राज्य इसके सदस्य बन गए थे। जोलवरिन के प्रमुख सदस्य परस्पर मुक्त व्यापार व चुंगी न लेने के लिए प्रतिबद्ध थे। जोलवरिन की स्थापना के पीछे अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट की आर्थिक विचारधारा को माना जाता है। लिस्ट को जर्मन रेलवे का जनक भी माना जाता है, तो लिस्ट महोदय का आपको ध्यान रखना है। केटलबी के अनुसार जोलवरिन के निर्माण ने भविष्य में परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। ये केटलबी महोदय का कथन है। 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति तथा ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन की सूचना से जर्मन राज्यों में एकीकरण की भावना पुनः बलवती होती है। अनेक राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। इसी समय परसा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने परसा में उदार संविधान को लागू कर दिया था। होता क्या है, मार्च 1848 में जर्मन परिसंघ बनाने के लक्ष्य को लेकर जर्मन में राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में मार्च 1849 में संघ का संविधान बनाया गया। संघ की अध्यक्षता हेतु परसा के विलियम चतुर्थ को आमंत्रित किया, परंतु उसने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार 1848 में एकीकरण का यह जो प्रस्ताव था यह असफल रहा। प्रयास इस तरह असफल रह जाता है। 1818 में ये फिर जो विलियम चतुर्थ है परसा वाला, ये पागल हो गया था और उसका भाई इसका संरक्षक बना। विलियम प्रथम 1861 के अंदर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के मरने के बाद परसा का शासक बन जाता है। तो परसा का शासक नया कौन बन गया था, आपको पता है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, जिसके लिए परसा में सशक्त सैन्य शक्ति अनिवार्य थी। इसलिए उसने वान रून को युद्ध मंत्री और वान मोल्टके को मुख्य सेनापति नियुक्त किया था। ये दोनों ही मोस्ट है। ठीक है। वान रून युद्ध मंत्री और वान मोल्टके मुख्य सेनापति। सैन्य विस्तार के लिए विलियम प्रथम को धन की आवश्यकता थी, किंतु परसा के निम्न सदन ने, जिसमें उदारवादियों का बहुमत था, इस खर्च की अनुमति नहीं दे रहे थे। विलियम प्रथम ने संसद को भंग कर पुनः चुनाव कराए। इस बार भी उदारवादियों को वापस बहुमत हुआ। निराश होकर उसने त्यागपत्र देने की योजना बनाई, किंतु वान रून के कहने पर उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया और यही बिस्मार्क आगे आकर पूरा यानी कि एकीकरण करवाएगा। ओटोमन बिस्मार्क का यदि बात करें तो इसका जन्म 1815 में एक सामंत परिवार में हुआ था। इसने 1851 से 1859 तक यह फ्रैंकफर्ट की सभा में परसा का प्रतिनिधि करता रहा और ये 1862 में इसे फ्रांस का राजदूत बनाया था और वहीं से बुलाकर इसे चांसलर नियुक्त किया था।
बिस्मार्क ने चांसलर बनते ही विलियम प्रथम से एक बात कही कि मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो निम्न सदन था आपको बता ही चुका हूँ, ये साथ नहीं दे रहा था खर्चे का। बिस्मार्क मानता था कि जर्मनी की समस्याओं का समाधान बौद्धिक भाषणों, वाद विवादों व आदर्शवाद से नहीं, बल्कि प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लोहे की नीति से होगा। रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क की थी मुख्यतः, ये आपको ध्यान रखना है। बिस्मार्क ने जर्मनी के निम्न सदन की अवहेलना करते हुए उच्च सदन की सहायता से अपने सैन्य सुधारों को लागू किया। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा के अस्तित्व को भी नष्ट नहीं करना चाहता था, अतः वह जर्मनी को भी प्रसा में सम्मिलित करना चाहता था। जर्मनी का एकीकरण मुख्यतः 3 चरणों में होता है। तो प्रथम चरण की बात करें तो इसके अंदर स्लेस्विग व होलिस्टीन की समस्या सामने आई। स्लेस्विग व होलिस्टीन की डचियाँ डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में थी, किंतु डेनमार्क का अंग नहीं थी। 1852 की लंदन संधि में यह स्पष्ट किया जा चुका था कि डेनमार्क इनका विलय नहीं करेगा। इसी शर्त पर ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक ने इन पर अपना दावा छोड़ा था। डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम अपने नए संविधान के द्वारा 1863 में होलिस्टीन की बस्ती को पूर्णतः डेनमार्क में मिला लेते हैं। फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु के बाद क्रिश्चियन नवम डेनमार्क का नया शासक बनता है। इसने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया। अब बिस्मार्क इस प्रश्न से अपनी कूटनीतिक समझ द्वारा भुनाया। उसने नवगठित अनुशासित सेना की जांच करने और ऑस्ट्रिया से युद्ध का कारण पैदा करने के लिए इसे उपयुक्त अवसर माना। होलिस्टीन जर्मन परिसंघ का सदस्य था, अतः इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको पता है ऑस्ट्रिया की थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मन परिसंघ का अध्यक्ष था। बिस्मार्क ने जनवरी 1864 में ऑस्ट्रिया से संधि की, जिसमें यह तय हुआ कि इस समस्या को प्रसा व ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर सुलझाएंगे। प्रसा व ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क के संविधान को रद्द करने का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम की अवहेलना होने पर फरवरी 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क परास्त हुआ और उसने वियना की संधि की अक्टूबर 1864। इसके द्वारा स्लेस्विग, होलिस्टीन व लोएनबर्ग की जो डचियां हैं वो प्रसा व ऑस्ट्रिया को सौंप दी। इन डचियों पर अधिकार को लेकर प्रसा व ऑस्ट्रिया दोनों के अंदर बहुत लंबा मतभेद चला और अंत में एक समझौता होता है जिसका नाम है गेंगस्टाइन समझौता। गेंगस्टाइन समझौता इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम गेंगस्टाइन समझौता रखा। यह 14 अगस्त 1865 को हुआ। इसमें लोएनबर्ग की जो बस्ती थी डची, इसको प्रसा को बेच दिया और स्लेस्विग प्रसा को, होलिस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। इस समझौते से ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों में युद्ध की स्थिति टल गई। बिस्मार्क ने इसी समझौते के बाद यह कहा था कि हमने दरार को कागज से ढक दिया है। कहने का मतलब है ये कभी भी उखड़ सकती है और युद्ध हो सकता है। अब है दूसरा चरण। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें प्रसा व ऑस्ट्रिया के मध्य एक युद्ध होगा जिसका नाम है सेडोवा का युद्ध और प्राग की संधि, दोनों आपको पता ही है। गेंगस्टाइन समझौते के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उसने ऑस्ट्रिया को सबसे पहले मित्र रहित करने की नीति अपनाई। वह अब जानता था कि इंग्लैंड शानदार पृथकवाद की नीति पर चल रहा है, इसलिए ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए नहीं आएगा। बिस्मार्क ने पोलैंड में हुए विद्रोह को दबाने में रूस की सहायता की थी। अब वह निश्चित हो गया था कि रूस भी उसके साथ विरोध नहीं करेगा। इटली का एक प्रदेश था वेनेशिया। इटली के एकीकरण में हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, आपको पूरा दिमाग में स्टोरी आ जाएगी। इटली का एक प्रदेश था वेनेशिया, ऑस्ट्रिया के अधिकार में था, अतः बिस्मार्क ने इटली को यह प्रदेश दिलाने का वचन दिया। इस संबंध में प्रसा व इटली के मध्य एक समझौता हुआ 1866 के अंदर, गुप्त समझौता इटली व प्रसा के साथ हो गया। फ्रांस को तटस्थ रखने के लिए बिस्मार्क फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से बियारिज नामक स्थान पर 1865 में मिला। उसे कुछ प्रदेश देने का वादा कर दिया, अस्पष्ट सा वादा कर दिया बिस्मार्क ने। नेपोलियन तृतीय बिस्मार्क इस बुलावे में आ गया। बिस्मार्क यह वादा लिखित नहीं था और मौखिक तौर पर था, मतलब कुल मिलाकर उसने हल्की सी गोली दे दी। और वो मतलब बिस्मार्क इतना चालबाज व्यक्ति था, उसने गुप्त संधियाँ इतनी कर ली थी कि उसको खुद को ही नहीं पता कि क्या क्या किस किस के साथ मैंने गुप्त संधि किया है। तो उसने नेपोलियन तृतीय को कहा कि आप है ना तटस्थ रहना, हम आपको कुछ क्षेत्र देंगे। तो वो बाद में कहते हैं हमने तो लिख कर नहीं दिया, मैं भूल ही गया कौन सा देने का वादा किया था या दिए, वादा ही नहीं किया। तो इस तरह फ्रांस को अलग कर दिया, रूस को अलग कर दिया, इंग्लैंड को अलग कर दिया, इटली को अपने अंदर मिला लिया। बिस्मार्क केवल स्लेस्विग व होलिस्टीन के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं करना चाहता था, वह पूरे उत्तर जर्मनी के राज्यों को प्रसा में मिलाना चाहता था। ऑस्ट्रिया ने 1864 की संधि को समाप्त करते हुए स्लेस्विग
वह होलिस्टीन का प्रश्न जर्मन परिसंघ की संसद के सामने रखा, जिसका विरोध बिस्मार्क ने किया। संसद ने इन डचियों को ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को देने का निर्णय लिया। इसका विरोध पर्सा ने किया कि क्यों भाई ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को क्यों दे गए। स्वयं को गेंगस्टाइन समझौते से मुक्त करते हुए 1866 ईस्वी में होलिस्टीन पर आक्रमण कर दिया पर्सा ने। इटली ने पर्सा के पक्ष में युद्ध में भाग लिया, किंतु उसकी सेनाएं ऑस्ट्रिया से पराजित हुई थी बहुत बुरी तरह से, आपको पहले भी बता चुका हूँ। किंतु निर्णायक युद्ध सेडोवा में 3 जुलाई 1866 को हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और इस युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। 23 अगस्त 1866 को पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग नामक स्थान पर संधि हुई। इस संधि के तहत जर्मन परिसंघ को भंग कर दिया और पर्सा के नेतृत्व में उत्तर जर्मन संघ का गठन किया। ऑस्ट्रिया इस संघ से अलग हो गया। हेनोवर, स्लेस्विग, होल्स्टीन, हेस्कोसल, नसाउ आदि राज्य पर्सा में मिला दिए गए। इस संधि में ऑस्ट्रिया का नाममात्र का हर्जाना 30 लाख रुपए मतलब 30 लाख पाउंड लगाए गए। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ नरम व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि अपने लिए एक से ज़्यादा शत्रु पैदा करना अच्छी बात नहीं है। साथ ही उसे यह भी ज्ञान था कि फ्रांस से युद्ध की संभावना बहुत जल्द है, इसलिए ऑस्ट्रिया फ्रांस की मदद न करे। इसलिए फ्रांस को वह पहले ही मित्रों से दूर कर रहा था, जैसे कि अभी अभी उसने ऑस्ट्रिया के साथ किया था। उत्तरी जर्मन संघ में कुल मिलाकर 21 राज्य थे। इस नए संघ में संविधान में द्विसदनीय संसद गठित हुई, जिसमें एक लोकसभा थी जिसको राइक्सटैग कहते थे, यह वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होती थी, और दूसरी संघीय परिषद थी जिसे बुंदेनस्टाट कहते थे। ये विभिन्न राज्य से प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। अब है तीसरा चरण, और दूसरे चरण के बारे में जैसा कि आपको पता ही है कि जो वेनेशिया का क्षेत्र था वो इटली को मिला था। अब है तीसरा चरण। तीसरा चरण के अंदर फ्रांस पर्सा का युद्ध होगा 1870 में, सेडोन का युद्ध। उत्तरी जर्मन संघ के बनने से फ्रांस की प्रतिष्ठा को बहुत ही गहरा आघात लगा। उसके ठीक निकट एक शक्तिशाली देश खड़ा हो गया था। और आपको तीसरे चरण के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसमें एक स्टोरी आएगी बहुत अच्छी सी, तो इसको पूरे आराम से सुने, वीडियो स्किप न करें कहीं भी। अब कूटनीतिज्ञों के आधार पर सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार नहीं हुई थी, ये मुख्य रूप से फ्रांस की पराजय थी। 1867 में फ्रांस हॉलैंड से लक्जमबर्ग खरीदने की योजना बनाता है, जिसे बिस्मार्क असफल कर देता है, और नेपोलियन तृतीय इसे अपने साथ हुआ धोखा मानता है। लंदन सम्मेलन 1864 में लक्जमबर्ग को एक तटस्थ राष्ट्र घोषित करवा दिया जाता है। अब 1868 में स्पेन की महारानी इसाबेल द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह होता है, और इसमें मार्शल प्रिम अधपस्त कर देता है। स्पेन की संसद थी कोर्टेस ने स्पेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना का निर्णय लिया। इसमें यूरोप के शाही घरानों से नए राजा की खोज प्रारंभ हुई। पर्सा का शासक विलियम प्रथम के भाई लियोपोल्ड से स्पेन का शासक बनने का आग्रह किया गया, जिसे लियोपोल्ड ने अस्वीकार कर दिया। प्रारंभ में ये अस्वीकार कर देते हैं, किंतु बिस्मार्क सोच रहा था कि इसको शासक बनाया जाए, इसलिए 1870 में बिस्मार्क के प्रयासों से वह स्वीकार कर लेते हैं। बिस्मार्क इस मुद्दे पर ही फ्रांस से युद्ध करना चाहता था। नेपोलियन तृतीय की इस स्वीकृति के विरुद्ध था, क्योंकि ऐसी स्थिति में फ्रांस दोनों तरफ से होहेनजोलन वंश से घिर जाएगा। होहेनजोलन वंश कौन सा था? पर्सा में भी होहेनजोलन वंश था पहले से, आपको पता है, और उसका भाई उधर बनेगा, तो वहाँ भी होहेनजोलनबर्ग हो जाएगा। तो दोनों तरफ होहेनजोलनबर्ग से वो घिर जाता। उसने पर्सा में अपने राजदूत बेनेडेट्टी को पर्सा के राजा से मिलकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए कहा। विलियम प्रथम इस समय एम्स नामक स्थान पर था। जो पर्सा का राजा है विलियम प्रथम, वो इस समय एम्स नामक स्थान पर था। 12 जुलाई 1870 को बेनेडेट्टी कौन? फ्रांस का राजदूत, उससे मिला और इसी दिन प्रस्ताव वापस ले लिया। बिस्मार्क इससे हताश हुआ, क्योंकि फ्रांस और पर्सा के मध्य अब संघर्ष का कोई कारण नहीं रहा। 13 जुलाई 1870 यानी अगले दिन को बेनेडेट्टी ने नेपोलियन तृतीय के निर्देशों पर विलियम प्रथम से पुनः मुलाकात करता है और उससे यह आश्वासन मांगा कि भविष्य में भी कभी भी होहेनजोलन राजवंश के किसी भी व्यक्ति को स्पेन के उत्तराधिकारी में उम्मीदवार बनाने की अनुमति न दी जाए। अब विलियम प्रथम ने ऐसा आश्वासन देने से इनकार कर दिया।
अब इस घटना की सूचना तार के द्वारा बिस्मार्क के पास भेजी गई। इस मुलाकात की सूचना जैसे ही बिस्मार्क को मिली, ठीक है, तो इस सूचना को उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेश किया। कैसे कि समाचार पत्रों में एक लिखवाया गया एम्स का तार, इसे प्रकाशित किया। बिस्मार्क ने इस तार को देखते ही यह कहा था कि दुश्मन को हमारे हाथों में सौंप दिया है। 14 जुलाई 1870 को, यानी अगले दिन, यह खबर फ्रांस और परसा दोनों के अखबारों में छपवाई। किस तरह कि फ्रांस की खबरों में तो इस तरह छपाई कि लोगों को लगे कि विलियम प्रथम ने बेनेडिक्टी का अपमान किया है, और परसा के लोगों को लगे कि बेनेडिक्टी ने विलियम प्रथम का अपमान किया है। इसके फलस्वरूप परसा व फ्रांस में युद्ध प्रारंभ हो गया 15 जुलाई 1870 को, अगले ही दिन। विलियम सितंबर 1870 में सेडोन का युद्ध होता है। नेपोलियन तृतीय अंतिम रूप से पराजित हुआ। फ्रांस व परसा के मध्य 1871 में एक संधि होती है फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर। इसके अनुसार फ्रांस के अल्सास व लॉरेंस प्रदेश जर्मनी में मिले तथा फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड, ऑस्ट्रेलिया पर तो कितना लगा था, लाख में लगा था, करीब कितना था, 30 लाख रुपए, और यहाँ पर 20 करोड़ पाउंड हर्जाना लगाया। हर्जाना नहीं दिए जाने तक जर्मन सेना फ्रांस में ही रहना तय हुआ। इस संधि से जर्मनी के साथ इटली का एकीकरण भी पूरा हुआ। रोम वाला आपको पता ही है। विलियम प्रथम का फ्रांस में वर्साई के राजमहल में 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक करवाया। अब सम्राट जर्मनी का और आप राज्याभिषेक वर्साई के राजमहलों में फ्रांस में करवा रहे हो भाई साहब, हैं? और फ्रांस पर इतना जुर्माना लगा दिया। और अल्सास लॉरेंस जो प्रदेश है, ये तो मुख्य रूप से हैं। फ्रांस अपने समृद्ध प्रदेशों को छीना जाना कभी भी भूल नहीं सका। इन्हें वापस लेने के लिए कालांतर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आपको पता था, मैंने शुरू में बताया था कि विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जर्मनी का एकीकरण, वो इसीलिए है। इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध होता है। हेजन के अनुसार 1871 में फ्रैंकफर्ट का यूरोप, जो फ्रैंकफर्ट की संधि है, हेजन ने कथन कहा था कि 1871 ईस्वी के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। इस युद्ध के बाद बिस्मार्क ने अपनी रीति रक्त और लोहे की नीति छोड़ दी और शक्कर व बेर की नीति को अपनाया। इससे फ्रांस को मित्र रहित करने के साथ अपने मित्रों की खोज करना भी प्रारंभ कर दिया। तो ये आपकी हो गई फ्रांस की, ये इटली का एकीकरण। इसके बाद आपका हो गया आज जर्मनी का एकीकरण।